नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को नमस्कार। वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हमारी चर्चा चल रही है मारवाड़ के इतिहास में। यानी मारवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मालदेव राठौड़ के बारे में। राव गंगा का पुत्र मालदेव राठौड़ के बारे में चर्चा चल रही है। अब बात करते हैं मालदेव राठौड़ का। जो हमने गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जैतारण पाली में पड़ता है, 1544 में होता है, उसके बारे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन बात करते हैं मालदेव राठौड़ के बारे में। तो मालदेव ने हमने बात की, गिरी सुमेल का युद्ध होता है जैतारण पाली में। तो युद्ध की चर्चा करते हैं तो आता है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध आता है। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ पड़ता है? गिरी सुमेल पड़ता है जैतारण पाली में। यह कब होता है? यह हुआ था 5 जनवरी 1544 को। कब हुआ? 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और स्थान कौन सा रहता है? तो स्थान रहता है जैतारण पाली। जैतारण पाली स्थान रहता है जैतारण पाली में होता है। और होता है 5 जनवरी 1544 में। और किस किस के मध्य होता है? के युद्ध किस किस के मध्य होता है? तो ये होता है मालदेव के मध्य, मालदेव राठौड़, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह सूरी के बीच में होता है। कि मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध होता है। कि गिरी मैदान में तो मालदेव राठौड़ की सेना आती है और सुमेल में आती है शेरशाह सूरी की सेना। अब आता है कि मालदेव राठौड़ के सेनानायक कौन कौन से थे इसमें, यानी सेनापति कौन कौन थे इस युद्ध में। तो आता है सबसे पहले जेता और इधर आता है कुप्पा। जेता और कुप्पा आ गया। कुप्पा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया था, यह आ गया कुप्पा। इधर आता है शेरशाह सूरी। कि शेरशाह सूरी के कौन कौन सेनानायक थे शेरशाह सूरी के? तो शेरशाह सूरी के आते हैं सबसे पहले ईसा खां। कौन सा खां? ईसा खां। सबसे पहले आ गया ईसा खां। 2 नंबर पे आता है ख्वासा खां। ईसा खां, ख्वासा खां। और तीसरा आता है जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी आता है तीसरा। ये हो गया मालदेव के सेनापति, यानी जेता और कुप्पा। शेरशाह सूरी के हो गए ईसा खां, ख्वासा खां और जलाल खां जलवानी। अब युद्ध में जाने से पहले शेरशाह सूरी बहुत घबरा गया था, यानी आत्मविश्वास कम हो गया था। यदि किसी भी चीज़ में यदि आत्मविश्वास में कमी आ जाती है तो हार ना होते हुए भी व्यक्ति हार जाता है। तो इसके हो गई आत्मविश्वास में कमी। तो इसने क्या सोचा कि ऐसे तो मालदेव को जीतना मुश्किल है, क्योंकि मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। राजस्थान के सभी क्षेत्र जैसे बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, मेड़ता हो गया, जालोर हो गया, भद्राजुन हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था मालदेव राठौड़ ने। और 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है मालदेव को। तो ये हार गया, इसके आत्मविश्वास में हो गई कमी। तो इसने सोचा, इसने क्या किया कि कूटनीति अपनाई। कूटनीति किसके द्वारा अपनाई? तो इसने अपनाई थी हाजी खां नागौरी। किसने जो कूटनीति अपनाई थी वो हाजी खां नागौरी के द्वारा अपनाई गई थी। कूटनीति को जो अंजाम दिया गया था वो दिया था हाजी खां नागौरी को। इसने क्या किया कि 10,000 रुपये दिए थे इसको। 10,000 रुपये दिए थे हाजी खां को, 10,000 रुपये दिए। और एक सिरोही की प्रसिद्ध एक तलवारें भेंट की और कहा कि जेता और कुप्पा के जो टेंट है जो यहाँ रह रहे उनमें उनके बैग में 5,000 रुपये दे दो और एक तलवारें दे दो। तो इसने जेता के 5,000 और इसके 5,000 रुपये और एक तलवारें भेंट कर दी। जेता और कुप्पा को इस बात की भनक तक नहीं है और हाजी खां नागौरी ने इस काम को दे दिया अंजाम। ठीक, फिर क्या किया? दूसरा और कूटनीति अपनाता है शेरशाह। दूसरी कूटनीति अपनाता है और एक पत्र भेजता है मालदेव को पत्र भेजता है। और जो पत्र पर जो ऊपर का जो टाइटल लिखा हुआ था वो बड़ा ही विचित्र था। कैसे था कि उस पर लिखा हुआ था कि प्रिय जेता और कुप्पा, आपके द्वारा जो काम को अंजाम दिया है उसकी राशि मैंने भेंट कर दी गई है। ठीक है, आगे नीचे लिख दिया, रेनिंग राइटिंग में लिख दिया SS। SS का मतलब हो गया शेरशाह सूरी।
साइन कर दिया अपना और लिख दिया SS शेरशाह सूरी। जैसे ही मालदेव पत्र पढ़ता है तो मालदेव के होशो खवास उड़ जाते हैं, पैरे तले से जमीन खिसक जाती है कि मेरे इतने विश्वसनीय सेनापति जेता और कुपा, ऐसी क्या नौबत आ गई उन पे जो आज मेरे ही विरोध खड़े हो गए, मेरे ही साथ, मेरी मातृभूमि के साथ आज गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन मन माना नहीं मालदेव का कि एक बार मैं खुद जाके देखूंगा। तो मालदेव कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ ये सेना लेकर जाता है, छोटे विश्वसनीय लोग थे जो भी उनके साथ, और सीधा जाता है जेता और कुप्पा के टेंट वाले स्थान पे। वहाँ जाके देखता है तो वहाँ 5-5 हज़ार रुपये और सिरोही की एक एक प्रसिद्ध तलवारें थी। तो वहाँ से मालदेव वापस निकलता है और सीधा आ जाता है सिवाना। कहाँ जाता है? सिवाना क्यों आता है ये? और कहीं भी तो जा सकता है, सिवाना ही क्यों गया? क्योंकि सिवाना जो मारवाड़ के शासकों की है ना शरण स्थली है, शरण स्थली रही है, इसलिए ये आ जाता है सिवाना। जेता और कुप्पा को जैसे ही पता चलता है कि मालदेव में बिना बताए हुए सेना यानी मैदान छोड़ के चला जाता है, जैसे ही पता चलता है कि 5-5 हज़ार रुपये इसने हाजी खान नागौरी के द्वारा जो अंजाम दिया गया था, इसी कारण सिवाना चला जाता है मालदेव। तो जेता और कुप्पा अब जा भी नहीं सकते। जेता और कुप्पा ने कहा कि जेता ने कहा कि कुप्पा अब या तो मरना है या मारना है। और दोनों सुबह सायंकाल का सुबह का समय रहता है और दोनों टूट पड़ते हैं शेरशाह सूरी की सेना के ऊपर, और इतने खतरनाक लड़ते हैं कि मुगल सेना के तो छक्के उड़ा दिए, यानी मुगल सेना को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया जेता और कुप्पा ने। इतना खतरनाक लड़े थे दोनों जेता और कुप्पा। फिर इसमें क्या हो रहा था कि शेरशाह सूरी की सेना हार रही थी। शेरशाह सूरी घबरा गया कि दो ही सेनापति होकर भी इतना कर रहे थे, तो मालदेव होता तो क्या होता। तो इन दोनों ने पछाड़ रह दिया था शेरशाह सूरी की सेना को। ईसा का खुआसा, इस समय जलाल खां उपस्थित नहीं था। बीच मैदान में कहा जाता है कि बीच मैदान में शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने लग गया और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा कि इस युद्ध को हमें किसी भी हाल में जिताना है, नहीं तो इतने से छोटे से मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर हमें दिल्ली के शासकों को हरा देगा। तो ये चिंता सता रही, तो बीच मैदान में बैठकर नमाज अदा करने लग गया था। कौन सा शासक नमाज पढ़ने लग गया था बीच मैदान में बैठकर? तो वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जैसे ही नमाज पढ़ने लग गया तो अल्लाह ने भी इसकी सुन ली। तो इधर से आ जाता है जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी आ जाता है 8 से 12 हज़ार सेना, 10-12 हज़ार सेना लेके आता है और इन जेता और कुप्पा की सेना पर टूट पड़ता है। जेता और कुप्पा की सेना सुबह से लड़ रही थी। ये तो रिजर्व सेना थी, फ्रेश सेना थी, एकदम ताज़ा ताज़ा, लेकिन ये तो सुबह से लड़ रही थी तो ये तो बुरी तरह से थक गई थी। तो इसी थकने के कारण ये सेना इन पे भारी पड़ गई और जेता और कुप्पा शहादत को प्राप्त हो गई, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं वीर जेता और कुप्पा, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हो जाता है। लेकिन विजय बड़ी मुश्किल से होता है। तो शेरशाह सूरी भी कहता है कि आज मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मुट्ठी भर बाजरे का मतलब हो गया कि इतना सी छोटा क्षेत्र जो मारवाड़ में भी जोधपुर इतना छोटा है, उससे अगर मैं हार जाता तो मैं आज हिंदुस्तान की बादशाह तक खो देता। लेकिन हम यदि इस युद्ध को यदि अनिर्णायक युद्ध भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस युद्ध के बाद में ही पता होता कि दिल्ली पर आगे कौन शासक बनता। यदि मालदेव इस युद्ध में जीत जाता तो दिल्ली दूर नहीं थी मालदेव के वहाँ जाने पर। तो इसमें युद्ध में विजयी हो जाता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी विजयी होने के बाद यहाँ का जो जोधपुर का प्रशासक है वो ख्वासा खां को नियुक्त कर देता है। किसे कर देता है? ख्वासा खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ये हो गया हमारा गिरी सुमेल का युद्ध, जो पड़ता है जैतारण पाली में 5 जनवरी 1544 को होता है। मध्य होता है मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। इनके सेनापति याद रखना होगा, ईसा खां हो गया, ख्वासा खां हो गया, जलाल खां जलवानी हो गया, मालदेव के हो गए जेता और कुप्पा, और यहाँ मालदेव चला जाता है सिवाना में चला जाता है। यहाँ तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। अब इसे हम पंक्तिबद्ध कर लेते हैं, लिख लेते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध ये हो गया। यह हुआ था 5 जनवरी
1544 को। कहाँ होता है? जैतारण पाली में। जैतारण पाली में होता है। 5 जनवरी 1544 को होता है। किस किस के मध्य होता है? तो बात कर ली हमने मध्य की, कि मध्य हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी के मध्य होता है और विजय हो जाता है शेरशाह सूरी। हर बात लिखनी जरूरी नहीं होती, हर चीज इशारों से भी समझाई जा सकती। अब अपन वो कहानी नहीं लिखेंगे बीच में जो पढ़ी थी अपनी, बेस मेन हो गया कि विजय रहता है शेरशाह सूरी। और क्या होता है? और इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद जोधपुर का प्रशासक ख्वासा खां को नियुक्त किया। ख्वासा खां को नियुक्त किया। मालदेव युद्ध भूमि को छोड़कर सिवाना चला जाता है। सिवाना चला गया। शेरशाह की अंतिम रूप में सहायता जलाल खां जलवानी ने की। जलवानी ने की। मैं आज मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं आज मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने लिखा? तो यहाँ आ जाएगा भाई SS शेरशाह सूरी। ठीक है, कि मैं आज मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कि कितने वीरों का रक्त मांगा है इस राजस्थान की धरा ने, कितने लाखों वीरों ने यहाँ रक्त की नदियाँ बहा दी। ऐसी धरती है हमारे राजस्थान की। ठीक, मालदेव ने अधिकांश समय भद्राजून के निकट पाती गांव में गुजारा। पाती गांव में गुजारा। जेता कुप्पा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, 1545 में SS की मृत्यु, यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में। यह किसने बताया? तो यह बताया था ओझा ने, गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने। कि ओझा बताता है कि इनकी मृत्यु, शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई है। लेकिन नोट लगाओ,
जो हमारे 12th की आरबीसी की किताब आती है सामान्य ज्ञान की, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु तो 1546 में हुई है। कब हुई है? 1546 में हुई है। जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था पिछला, उसमें तो 1545 ऑप्शन में था, 46 ऑप्शन में ही नहीं था। तो हमें तो दोनों तारीख याद रखना है, कहीं भी आ सकती है। यह हुई थी 46 में, यानी जो एनसीईआरटी आती है ना, हमारे आरबीएसई की बुक आती है, आरबीएसई में बताया गया है 46 और ओजा बताता है 45। अधिकांश एग्जाम में 45 ही पूछा गया है। 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद, यानी 1545 में हो जाती है शेरशाह की मृत्यु। उसके बाद जो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त था ना ख्वासा खां, कि ख्वासा खां को हटाकर, ख्वासा खां को हटाकर मालदेव पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, पुनः जोधपुर पर अधिकार कौन सा देव कर लेता है? तो मालदेव कर लेता। ये हो गई मालदेव की सामान्य जानकारी, जो युद्ध के बारे में चर्चा कर ली। अब मालदेव का जो दूसरा चरण आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्थापत्य कला आएगा दूसरा चरण आएगा स्थापत्य कला, यानी मालदेव का आएगा स्थापत्य कला। मालदेव का स्थापत्य कला कि मालदेव ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। अब आएगा मालदेव राठौड़ का स्थापत्य कला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्माण में इनकी रानी आती है, कौन सी रानी? जाली रानी, यानी झालावाड़ की होने के कारण जाली रानी। इनकी रानी आती है जाली रानी, नाम मिलता है स्वरूप दे। कौन सी दे? स्वरूप दे। जाली रानी का नाम मिलता है स्वरूप दे। तो स्वरूप दे ने स्वरूप सागर तालाब बनवाया, स्वरूप सागर तालाब बनवाया रानी ने। कौन सी रानी ने? स्वरूप दे ने स्वरूप सागर तालाब बना दिया। और इसका दूसरा नाम मिलता है या बहूजी का तालाब, बहूजी का तालाब बनवाया। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहूजी का तालाब किसने बनवाया? तो मालदेव राठौड़ की रानी स्वरूप देन ने बनवाया। ये हो गया बहूजी का तालाब, पहला हो गया। दूसरा क्या करवाया? इसने क्या करवाया कि तारागढ़ में नूर चश्मे के पास, तारागढ़ में नूर चश्मे के पास राहट का निर्माण कार्य करवाया। ठीक है, निर्माण करवाया राहट का। जो पानी को ऊपर चढ़ाने का होता है ना, वो होती है ना राहट, उसका निर्माण कराया था तारागढ़ के नूर चश्मे के पास। किस देव ने करवाया? तो वो करवाया मालदेव राठौड़ ने। ठीक है, और मालदेव ने क्या करवाया? और इसने मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। मालकोट दुर्ग का निर्माण कराया। और सातलमेर, नागौर, बदराजून का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब हो गया कि रंगरोधन करवाया। और इसने सोजत का दुर्ग बनवाया। सोजत दुर्ग बनवाया। और क्या किया? और इसने शहर पनाह का निर्माण करवाया। शहर पनाह का निर्माण करवाया।
ये हो गया मालदेव राठौड़ कि मालदेव राठौड़ की जाली रानी मिलती है स्वरूप दे। स्वरूप दे ने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण कराया, जिसका दूसरा नाम मिलता है बहूजी का तालाब। ये पूछा हुआ है। और क्या करवाया इसने, तारागढ़ में नूर चश्मे के पास राहट का निर्माण करवाया और मालकोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया। सातलमेर हो गया, नागौर हो गया, और बद्राजून का जीर्णोद्धार करवाया और सोजत का दुर्ग का निर्माण करवाया। सोजत दुर्ग का निर्माण कौन से देव ने करवाया, तो मालदेव राठौड़ ने करवाया। और शहरपन्ना का निर्माण भी मालदेव ने करवाया। ये हो गई मालदेव राठौड़ की स्थापत्य कला। मालदेव की स्थापत्य कला हो गई। तो अब एक पॉइंट और आता है, उसे और लिख लेते हैं। आता है मालदेव की रानी आती है उमा दे, जिसे इतिहास में अपन रूठी रानी भी कहते हैं। रूठी रानी, ठीक। रूठी रानी की कहानी सबको पता है, लेकिन एक बार और विचार कर लेते हैं। रूठी रानी उमा दे कि उमा दे जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री है। लूणकरण कि जैसलमेर का शासक का नाम मिलता है राव लूणकरण की क्या है, पुत्री है। कौन है, उमा दे। राव लूणकरण की पुत्री है। उमा दे का जो विवाह होता है मालदेव के साथ, विवाह वो होता है 1536 में। 1536 में होता है कौन से देव के साथ, तो वो होता है मालदेव के साथ। मालदेव के साथ विवाह होता है 1536 में। और क्या होता है कि उमादेव का अधिकांश जो समय इसने बिताया है वो तारागढ़ में बिताया है, अजमेर के तारागढ़ में बिताया। अजमेर के तारागढ़ में, अजमेर के हो गया, तारागढ़ हो गया, अजमेर में बिताया है। क्या कारण रहा है कि रूठी रानी रूठ गई थी, यानी उमादेव रूठ गई थी मालदेव राठौड़ से? क्या कारण रहा है? कारण अनेक रहा है कि माना जाता है कि उमादेव के पिता राव लूणकरण और मालदेव राठौड़ के मध्य किसी मारवाड़ के परगने को लेकर विवाद था दोनों के बीच में। इसी विवाद का पता तब नहीं चल रही है कि तुम्हें मारने की साजिश चल रही है, कि मालदेव को मारने के पिता द्वारा साजिश बनाई जा रही है। तो ऐसा बताया नहीं था रानी उमादेव ने, तो इसी कारण माना जाता है कि मालदेव रूठ गया था। लेकिन कुछ इतिहासकार अलग बताते हैं कि मालदेव राठौड़ का जब विवाह हुआ था तो एक दासी रहती है, दासी से प्रेम प्रसंग होने के कारण मालदेव से रूठ जाती है उमादेव और चली जाती है तारागढ़ अजमेर में, जो आजीवन रूठ के ही रहती है। यह था हमारा देव मालदेव राठौड़, रूठ कर चली जाती है। अब 1536 में रूठ कर चली, विवाह हुआ था इसका, और रूठ के चली जाती है रानी। और 1544 में गिरी सुमेर जैतारण पाली में जो युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, तो मालदेव को एक चिंता सताने लग गई कि भाई अब जो शेरशाह सूरी है वो पहले अजमेर पे अटैक करेगा। अजमेर पर अटैक क्यों करेगा कि अजमेर था बीरमदेव, मेड़ता के बीरमदेव के अधीन, तो मेड़ता के बीरमदेव को हराया तो उसे बीरमदेव से मेड़ता भी छीन लिया और अजमेर भी छीन लिया। तो अब चाहता है मालदेव कि मालदेव की रानी बेटी है अजमेर में, अब रानी बेटी है तो चिंता तो सताएगी, रूठ कर चली गई तो क्या हुआ, लेकिन चिंता तो सताएगी रानी की, फिर इसका फर्ज होता है रानी को बचाने का। तो इसने भेजा, इसने ईश्वर बारट को कहा, किसको कहा, ईश्वर बारट को कहा कि रानी को जैसे तैसे करके मना के यहाँ मारवाड़ लेके आओ। तो जैसे इसने कहा ईश्वर बारट को, तो अन्य रानियों को मिली सूचना, अन्य रानियों को सूचना मिली। अन्य रानियों ने तुरंत ही फोन लगाया आशा बारट को, आशा बारट को फोन लगाया कि यदि उमादेव आ गई तो हमारे लिए जो प्रेम है वो मालदेव का उसमें कमी आ जाएगी, आप ऐसा करो कि उमादेव आए नहीं, कुछ ऐसा कर दो। तो आशा बारट ने कहा कि 50,000 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे कि 50,000 रुपये लगेंगे, बिल्कुल ही नहीं आने दूंगा, कि मारवाड़ क्षेत्र में आने नहीं दूंगा, रुपये लगेंगे 50,000, 50,000 रुपये लगेंगे। रानियों ने कहा कि पैसों की तुम चिंता मत करो, बेस रानी नहीं आनी चाहिए यहाँ, क्यों, ठीक है। फिर जाता है आशा बारट, कौन सा बारट, आशा बारट, आशा बारट जाता है
तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में जाता है आशा भारत। अन्नी को दो ही पंक्तियां कहता है कि मान तजे तो पीऊ, मान तजे तो पीऊ, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबन एक ना होई। कि मान तजे तो पीऊ, पीऊ तजे तो मान, दोनों खंबन एक ना होई। यानी मान तजे तो पीऊ, मान तजे तो पीऊ, मान तजे तो पीऊ का मतलब हो गया कि मान समान। तजे पीऊ का मतलब हो गया पति। कौन सा देव? मालदेव। कि यदि तुम्हें मान समान चाहिए है तो पति का त्याग करना होगा। क्या करना होगा? कि मालदेव का त्याग करना होगा, पति का त्याग करना होगा। यदि तुझे मान सम्मान चाहिए तो, यदि पति चाहिए तो मान सम्मान का त्याग करना होगा। कैसे मान सम्मान का त्याग कर दे? सतरानी रह गई। मान सम्मान का त्याग करना तो इनके ब्लड में ही नहीं है, तो मान सम्मान का तो त्याग करने संभव ही नहीं है। तो इसने कहा कि मान सम्मान का त्याग नहीं होगा, पति का ही त्याग होगा। इसी जिद पर अड़ी रही थी कौन सी दे? उमा दे, जिसे इतिहास में अपन रूठी रानी कहते हैं। और फिर कब आई थी? जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो महासती हुई थी। महासती का मतलब हो गया कि मालदेव राठौड़ की किसी ना किसी निशानी को लेकर सती होना, उसे कहते हैं महासती। महासती, यह हो गया हमारा मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ हो गया कंप्लीट। अब मालदेव राठौड़ के 3 पुत्र आते हैं। उदय सिंह आता है, राम सिंह आता है और चंद्रसेन आता है। कौन आता है? चंद्रसेन। अब आगे की चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।